वक्त हमने लिया और आपके साथ एक ऑफ द रिकॉर्ड बहुत अच्छी गपशप भी हुई। बहुत आज पहली मीटिंग हमारी आपके साथ रही। वो बहुत ही मज़ा आया। आप बहुत ही खूबसूरत इंसान है सर। इस वक्त ओवरसीज से आर्मी चीफ साहब खिताब कर रहे हैं। कल वो वहाँ पे बैठे थे और वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद था। तो हाल में नारेबाजी शदीद शुरू हुई और वो एक्सप्रेशन देखे गए। क्या समझते हैं कि इस नारेबाजी किसने करवाई है, क्यों की है? एक आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर के सामने हाल में बड़े बड़े नारे, बुलंदोबाज दावे और नारे, ये किसने करवाया है? कोई प्रोपेगेंडा तो नहीं कर रहे आप लोग? देखें, जहां भी आप जाएं तो इमरान खान के ही नारे लगेंगे। आप की सोच है कि लोगों की वो दिलों की धड़कन है इस वक्त। और वैसे भी मुझे नहीं समझ आती है कि आर्मी चीफ का क्या सियासत में लेना देना। वो क्यों प्राइम मिनिस्टर साहब जो है, आप उनके ताबे होकर आप ये तासुर देना चाहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा आपका वफादार और बहुत ज़्यादा आपका जो है ताबेदार हूँ। वो भाई ठीक है, सारी दुनिया को नज़र आ रहा है कि आप बैसाखियों की जो है उस पर चल रहे हैं, लेकिन आपको ये पब्लिकली ये उनको ले जाकर और उनकी जो है बिठाकर उनकी तारीफें करके और ये कहना कि जी इनकी वजह से आज हमारी मईशत चल रही है, आज हमारा मुल्क चल रहा है, तो ये मेरे ख्याल में तो वो वैसे तो हम प्राइम मिनिस्टर उसे मानते ही नहीं है, क्योंकि फॉर्म 47 का जो पैदावार है 17 सीटें लेने वाला वो प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है और उन्हीं के तो फैल बनाया है जिनकी वो तारीफें करता है। और 180 सीटें जीतने वाला जो है वो अडयाला जेल में पड़ा है। अरे भाई, इस तरह की भी कभी हुकूमत को आवाम मानती है? और फिर जाहिर है कि आवाम तो उसी के नारे मारेगी जिसको उन्होंने मुंतखब किया है। हमसे भी तकाजा करती है आवाम। अब मेरे साथ वाले हल्के से शहबाज शरीफ आ रहा है, मैं आने सर, 122। उस टाइम पे नारे आए हैं जब आप लोगों के बड़े अहम पॉइंट के ऊपर मुज़ाकरात चल रहे हैं और बड़े ताकतवर लोगों से आपके फाइनली तौर पे फाइनल राउंड में आप दाखिल हो चुके हैं। उस टाइम ये नारेबाजी करवाई गई है ताकि ये कौन, मुस्लिम लीग नून ने तो नहीं ये कोई हरकत की कि आप दोनों को लड़वाना चाह रही है? देखिए, मुस्लिम लीग नून तो आपको पता ही है, उनकी तो मौत हो जाती है, क्योंकि अगर वो इमरान खान के साथ हो जाता है तो इमरान खान को अडयाला जेल से जिस वक्त मुखलसी मिलती है तो लाहौर से लेकर अडयाला जेल तक बंदा ही बंदा होगा आप। इनको तो भागने की जो है वो मजबूरी होगी इनको भागने की, और इनको जूतियां नहीं कोई संभालने देगा, क्योंकि जितनी मुतनफर है इस वक्त अवाम इनसे और जितनी महंगाई का जो है वो बोझ डाल दिया गया है। अब आप अंदाजा करें, 17,000 अरब रुपए का 17,000 अरब रुपए का मकरूज हो चुका है। अब आप देखिए कि अब पेट्रोल सस्ता हुआ है, लेकिन पेट्रोल की कीमत उल्टा बढ़ा दी गई है। इंटरनेशनल मार्केट में तेल सस्ता हुआ है, लेकिन इन्होंने तेल की कीमत बढ़ा दी है, आवाम पर और बोझ डाल दिया है। और मंतक क्या देते हैं कि जी ये जो खसारा है, डेफिसिट है, ये IMF की जो शराइत हैं वो कैसे पूरी होंगी। तो इसका मतलब है कि आप जो है ये तनख्वाहें अपनी तो बढ़ाते चले जाएं, मराहत तो बढ़ाते चले जाएं, वजारतों की जो है कैबिनेट को एक्सपैंड करते चले जाएं, और आपके अल्ले तल्ले तो कम ना हो, लेकिन आवाम पर जो है आप ऐसा बोझ डालते चले जाए, लोग तो फिर जाहिर है कि तंग होंगे ही। ना उनके लिए नौकरियां हैं, ना उनके लिए जो है कोई मराहत है, कोई सहूलत है, कोई एक, ये अब 3 साल हो चले, एक कानून साजी की बता दें जो अवाम की बहबूद और फलाह के लिए इन्होंने की। तो अगर इस तरह की फिस्तायत होगी और जबर और जुल्म भी होगा, और आप जबरी आवाज़ बंद करके आपकी आवाज़ भी बंद करने के लिए पैमरा को के कानून में तरामीम की गई। अब फेक न्यूज़ वो होगी जो आप बताएंगे कि जी मुल्क डूबता जा रहा है, ये फेक न्यूज़ है, और अगर आप कहेंगे मईशत आसमानों पर जा रही है तो ये मस्बत खबर है। तो फेक न्यूज़ की तारीफ भी ये खुद चले करेंगे। मैं आपसे पूछ लेता हूँ, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, ये फॉर्म 45 की इलेक्टेड वजीर आजम, वजीर आला सब कुछ हैं, ये फेक न्यूज़ में आएगा या जेन्युइन न्यूज़ में आएगा? देखें, वो 45 की मुंतखब है ही नहीं है।
تو جب وہ فارم 47 کی آپ لکھیں گے کہ فارم 47 کی ہے تو یہ تو جینوئن نیوز ہے، لیکن بقول ان کے یہ فیک نیوز ہے کہ آپ منافرت پھیلا رہے ہیں وزیر اعظم کے خلاف اور حکومت وقت کے خلاف، اور وہ کہتے ہیں دس از ویجنگ وار اگینسٹ اسٹیٹ۔ آپ اندازہ کریں گے اتنے جو ہے بھاری بھرکم الفاظ یہ استعمال کر کے اس کو فیک نیوز قرار دیں گے، حالانکہ یہ حقیقت پر مبنی ہے اور ساری دنیا یہ باور کرتی ہے کہ یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں، فارم 45 کے ہارے ہوئے لوگ ہیں، اور فارم 47 کے ذریعے یہ ان کو جتایا گیا ہے، اور ظاہر ہے جتانے والوں کی ہی یہ ان کو سامنے منہ پہ بیٹھ کے ان کی تعریفیں کرتے ہیں، تو یہ اسی لیے ان کی موجودگی جو ہے فوج سیاست میں مداخلت نہیں کرتی، فیک نیوز ہے، ٹیکا لگے گا نہیں لگتا؟ دیکھیں حقیقت تو یہی ہے کہ فوج جو ہے مداخلت کرتی ہی نہیں ہے، بلکہ فوج ہی حکومتیں بناتی ہے، پارٹیاں بناتی ہے، پارٹیوں کو منتشر کرتی ہے، اور جو ہے آپ کے منتخب جو جینوئنلی پاپولر قیادت ہے ان کو مانے رکھتی ہے، اقتدار دینے سے گریزاں ہوتی ہے، اور عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ مارا گیا ہے۔ لیکن آپ کو علم ہے کہ یہ جو ہے جس طرح فسطائیت ہو رہی ہے اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یہ آپ کے خلاف فیک نیوز متصور کر کے کہیں گے منافرت پھیلا رہے ہیں، یہ لوگوں کے اندر اشتعال ان کے جذبات کو بھڑکا رہے ہیں، تو پھر یہ فیک نیوز قرار دے کے یہ مقدمہ قائم کر، اسی لیے تو انہوں نے یہ تلوار جو ہے سورڈ آف ڈیموکریسی جسے کہتے ہیں، یہ تلوار ننگی تلوار دھاری تلوار آپ کے گردنوں پر انہوں نے رکھ دی ہے تاکہ آپ جو ہے ان کی ثنا خوانی کر سکیں اور خوشامد کر سکیں۔ خسرو صاحب، آپ ایک بڑی سینئر جماعت میں رہے ہیں ماشاءاللہ، آپ اٹارنی بھی رہے ہیں، آپ گورنر بھی رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے اپنی وہ جماعت کو چھوڑ کر پی ٹی آئی میں آئے۔ یہ مجھے بتائیں تھوڑا سا کہ کیا اس جماعت کے اندر جو لڑائی ہے، یہ لڑائی کیوں ہے، اور یہ لڑائی کب ختم ہوگی، اور یہ لڑائی کرانے والے کون لوگ ہیں؟ پہلے تو میں آپ کو یہ تصحیح کرتا چلوں کہ میں نے جماعت نہیں چھوڑی، البتہ جماعت نے اپنا نظریہ چھوڑ دیا۔ دیکھیے پیپلز پارٹی جو ہے وہ عوام کی جو ہے جماعت تھی، عوامی سیاست کے لیے وہ آئی تھی، عوام کے حقوق پر جو ڈاکہ ڈالا گیا تھا مارشل لاء کے ذریعے سے، ایوب خان کی فسطائیت کے ذریعے سے، یحییٰ خان کی اس تباہی اور بربادی کے ذریعے سے، پیپلز پارٹی دراصل لوگوں کو حقوق دلانے کا نام تھی۔ پیپلز پارٹی بھٹو صاحب ہمیشہ جو ہے جم غفیر کی طاقت پر اور عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر آتے تھے، اور یہی ہم نے 70 میں دیکھا، اور جو انہوں نے کھمبے کو بھی جو ہے وہ ٹکٹ دی تو کھمبا بھی بن گیا تھا، تو انہوں نے الیکٹیبلز کو فارغ کر دیا تھا ساروں کو، اور انہوں نے عوامی سیاست کی۔ اسی طرح رانی شہید بے نظیر بھٹو جب آئی تھیں تو یہاں مجھے یاد ہے کہ 86 میں آئی تھیں تو ایئرپورٹ سے لے کر داتا دربار تک بندہ ہی بندہ تھا، سر ہی سر تھے، آپ اندازہ کریں کہ ان کا فقید المثال جس طرح سے ان کا استقبال ہوا تھا۔ اور پھر جب لیاقت باغ میں بھی آخری جلسہ گیا، لڑو گے لڑیں گے، مرو گے مریں گے، لوگوں کا ایک جمع رفیق تھا، وہ پیپلز پالیٹکس کرتی تھی۔ یہ اب پاور پالیٹکس میں آ گیا ہے، انفارچونیٹلی۔ پاور پالیٹکس کا مطلب ہے لوگ تو کیڑا مکوڑا ہے اور جو ہے ان کو تو پھینکو، ان کی حیثیت نہیں ہے، کوریڈورز آف پاور کی خوشامد کرو، بوٹ پالش کرو۔ بوٹ پالش کرنے میں تو پھر شہباز شریف تو چیری بلاسم ہے، وہ اس سے زیادہ تو کوئی چمکا سکتا ہی نہیں ہے۔ تو آپ نے اگر بی ٹیم بننا ہے تو مجھے تو گوارا نہیں ہے، بھٹو کے قاتل ہیں یہ نواز شریف اینڈ کمپنی، یہ ان کی کوکھ سے جنم لینے والے۔ ہم تو ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی والے جب تھے تو ہمیں تو یہ برداشت نہیں تھا۔ بے نظیر بھٹو کی رانی شہید کی تصویریں گندی انہوں نے پھینکی جہازوں سے، پھر صدر ان کے خامن کو کہتے تھے کہ اس کو شخص کو ایوان صدر سے رسی اس کی گردن میں باندھ کر چوکوں میں لٹکائیں گے، اور پھر یہ ہے کہ پیٹ میں جو ہے خنجر مار کر ڈالر نکالیں گے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ کیسے آپ جو ہے اتنا یو ٹرن مار کے ایک دم ان کے قدموں میں چلے جاتے ہو، ان کی بی ٹیم بن جاتے ہو۔ تو میں نے نہیں چھوڑی پیپلز پارٹی، سو اس کی تصحیح کر لیں کہ پیپلز پارٹی نے اپنے آپ کو انہوں نے چھوڑ دیا اور وہ چلے گئے۔ تو اچھا میں سردار صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے پاور پولیٹکس کو اڈاپٹ کیا اور اس نظریے کو آپ نے چھوڑ کر پاکستان تحریک انصاف جوائن کی،
कल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पावर पॉलिटिक्स की तरफ चली जाती है, तो फिर आप अपना नजरिया दोबारा चेंज करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी छोड़ जाएंगे? बिल्कुल छोड़ दूंगा, बिल्कुल छोड़ दूंगा। अगर मैंने समझा कि इनमें और उसमें कोई फर्क नहीं है और ये आवाम को ये भी जो है नज़रअंदाज करते हैं, तो मैं आवाम के साथ और पाकिस्तान के साथ हूँ। मैं पाकिस्तान के आइन के साथ हूँ, मैं रूल ऑफ लॉ के लिए हूँ। अवाम ही को मुक्तदर करता है आइन, किसी और को मुक्तदर नहीं करता। माफ़ कीजिएगा, बाकी सारी सर्विसेज हैं, ये अवाम के टैक्सों से, खून पसीने की कमाई के टैक्सों से ये तनख्वाहदार हैं। चाहे वो आर्मी चीफ हो, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, चाहे वो कोई और सर्विस का हो, और अवाम ही रियासत हैं। और आर्टिकल 5 में है कि वफादारी आपकी रियासत अवाम के साथ होगी और पासदारी और ताबेदारी आइन और कानून के साथ होगी। इसमें किसी आर्मी चीफ, किसी चीफ जस्टिस, किसी और का जिक्र नहीं है। तो अवाम को नीचे से लेकर ऊपर तक मुक्तदिर करता है आइन। तो हम आइन के साथ जब कहते हैं कि है, तो हम रियासत जो है अवाम है। कायदे आज़म ने 1948 में गैरिजन कोयटा में तकरीर करते हुए कहा था कि भाई देखो, ये हुकूमतें आती जाती रहेंगी, आप अवाम के वफादार रहना। फौज को कह रहे हैं अवाम के वफादार रहना आप, इसलिए कि अवाम ही आपकी तनख्वाहों का जो है वो बोझ बर्दाश्त करके अपनी पेट की कमाई काट कर जो है वो आपको तनख्वाहें देती है। तो इसलिए इसमें तो 1948 से लेकर और 1973 के आइन में यही मुंज़बित किया गया है कि अवाम को मुक्तदर किया। मैं अवाम के साथ और आइन के साथ हूँ। अगर कोई इससे इनहराफ करता है, मेरा फिर जाहिर है कि रास्ता वही होगा जो अवाम के साथ और आइन के साथ है और पाकिस्तान के साथ। धरती माँ के साथ प्यार करना, यही मेरा जो है फ़र्ज़ भी है और यही मेरा दीन धर्म मज़हब भी है। फतह के बाद आपने इमरान खान को लीडर देखा? फतह के बाद बिल्कुल, भुट्टो के बाद मैंने रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो को जो है बिल्कुल लीडर माना, और वो बहुत मुखलिस थी, उन्होंने जान दे दी। और जान भी ज़ाहिर है, आपको पता ही है कि मुशर्रफ उसमें मुल्ज़िम है, उसमें मैं ही वकील हूँ था, जो पीपल्स पार्टी ने और जो अपना जरदारी साहब ने मुदई की हैसियत से हाई कोर्ट इस्लामाबाद रावलपिंडी में किया हुआ है, वो आज भी पेंडिंग है, ज़ेर इल्तवा है। और उसमें मरहूम जो था ये मुशर्रफ, वो उसमें मफरूर मुल्ज़िम था। तो इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। उसके बाद मैंने इमरान खान ही को जो है मुखलिस कायद पाया है, और वो आवाम की दिलों की धड़कन है। और वो आपने देखा होगा कि इलेक्टेबल्स को सारों को फारिग कर दिया है, जिसने उसे छोड़ा है। वो कहता था, तरीन साहब कहते थे मैंने बनाया भुट्टो को, किधर गया तरीन, अपना इलेक्शन भी हार गया। ये जो है खटक साहब कहते थे मैं नायब हूँ इमरान खान का, मेरी वजह से जो है इमरान जीता है। वो किधर गया, वो अपना सीट भी हार गया, पार्टी उसकी सो कॉल्ड बनाई और एक भी सीट नहीं ले सका। तो ये जिसने इमरान खान को छोड़ा है, वो इलेक्टेबल्स को बिल्कुल फारिग कर दिया है। फिर अवामी सियासत की उसी नहज पर इमरान ले आया है कि वो दिलों की धड़कन है, तो किसी को टिकट दे, किसी को भी खड़ा कर दे, जिस पर उसका हाथ आ जाएगा वो इलेक्शन जीत जाएगा। और अभी तो 17 सीटें ली थी ना नवाज ने 8 फरवरी 2024 की। अब इलेक्शन जो होगा आप देखेंगे कि 0 सीट होगी इसकी। पॉलिटिकल कैपिटल नून का और पीपल्स पार्टी का 0 हो गया है। लोगों की नफरतें बढ़ती चली जा रही। मुसा साहब ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी ने धमकी लगाई थी कि नहरों के मामले के ऊपर हम हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे, वज़ीर आला सिंध की जानिब से ये तकरीर में कहा गया, और उसके बाद एक खामोशी देखी गई। और फिर आपके लायक शागिर्द बिलावल भुट्टो साहब जो है वो मुल्क भी छोड़ के चले गए। क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी ब्लैकमेल हो रही है? जरदारी ब्लैकमेल होने वाला बंदा नहीं था, बड़ा फ्रंट फुट पे फाइटर था, कौन ब्लैकमेल कर रहा है इनको? और मरियम नवाज ने कहा है कि पीपल्स पार्टी इसी तनख्वाह पे ऊपर काम करेगी। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है ये हमने जाके ये इस इशू को उजागर हमने किया सिंध में जाकर। हमारा वफ्द गया था, मैं खुद उसमें मौजूद था। हम न सिर्फ कराची गए, हम गए उधर हैदराबाद में भी गए, हमने पीर पगाड़ों से भी मीटिंग की, और हमने ही कहा कि ये जो है हम नहीं होने देंगे
کہ سندھ کے پانی کو جو ہے وہ ڈرنچ آؤٹ کیا جائے اور نہریں بنائی جائیں، 6 نہریں جو ہے دریائے سندھ پر بنائی جائیں. تو اس لیے ہم نے اس ایشو کو اجاگر کیا اور میں نے دیکھا کہ سندھی سارے تقریباً جو ہے اس ایشو پر یک زبان اور یکجا تھے. اور اب اگر جو ہے اس پر پیپلز پارٹی بیچ میں شامل ہوئی ہے تو یہ تو صدر صاحب آصف علی زرداری صاحب نے اپروول دی تھی تو ہی یہ جو ہے پروجیکٹ آیا تھا. لیکن کیا یہ